मेरे पिताजी ही थे सबसे बड़े मोटिवेटर। उनको ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि डॉक्टर बनना चाहिए। कुछ और ऑप्शन होता था तो वो भी घुमा फिरा के डॉक्टरी पे ही ले जाते थे कि आप पहले डॉक्टरी कर लो फिर ये भी कर सकते हो, कोई बात। मेरे जो ब्रदर हैं, छोटे ब्रदर डॉक्टर राजवीर, हम स्कूल में भी साथ में ही थे और हम साथ में ही हमारा सिलेक्शन हो गया और हॉस्पिटल में भी हम लोग साथ में ही हैं। और फिर वाइफ जो है, शादी के बाद में वाइफ भी डॉक्टर हैं, तो हमारी एक जो है एक अच्छी टीम बन गई और दोस्त लोगों ने मिलके और एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने खड़ा कर लिया। अच्छे खाने में मक्का, बाजरा, जो ये अच्छे अनाज में आते हैं, इससे कुछ कम आएगा गेहूं, उससे कुछ कम आएगा चावल। इसलिए ये जो पुराने ट्रेडिशनल फूड है हमें वापस फॉलो कर देना चाहिए और उसकी तरफ जाना चाहिए। होता है हार्ट अटैक जैसे होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है टाइमिंग, कि अटैक पेशेंट को आया, आपने विद इन टाइम उसको इलाज कर लिया। जैसे जो रिफाइंड तेल होता है, उसको रिफाइंड तेल के साथ में दो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान करती है। एक तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है जिससे उससे न्यूट्रिएंट डैमेज हो जाते हैं। सेकंड चीज़ होता है कि उसको एसिड से ट्रीट किया जाता है। अगर एसिड से ट्रीट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ एसिड उसके अंदर रह जाता है जो पैकिंग होती है और वो शरीर को डैमेज करता है। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़, हेल्थ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और दाना शिवम हॉस्पिटल के डायरेक्टर। तो हम लोग स्वागत करेंगे सुनील गरसा जी का। डॉक्टर साहब, स्वागत है हेल्थ टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से आज हम लोग जानेंगे दिल की सेहत के बारे में। हम लोग जानेंगे, जैसे हमारे चैनल पे हम लोग अलग अलग डॉक्टर्स के वर्जन लेते हैं, उनके खूबियाँ क्या हैं, वो कैसे सर्विस डिलीवर कर पा रहे हैं, कैसे मरीजों को क्योर कर पाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सर के सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। तो सर, हम लोग जानना चाहेंगे मेडिकल की बातें, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे, ये आप मेडिकल फील्ड में कैसे आ गए? किसने आपको यहाँ तक आने के लिए पुश किया शुरुआती दौर में? एमबीबीएस आपने कहाँ से करी? शुरुआत कहाँ से हुई? मैं सिंघाना झुंझुनू के अंदर मेरा गांव है। गांव की स्कूल में ही पढ़ते थे और पिताजी आरएसी में थे, जो कंपनी कमांडर से रिटायर हुए हैं, जो कि शहर में रहते थे। तो धीरे धीरे पिताजी का ही इंक्लिनेशन था कि आप जो है वो डॉक्टर बनने की तैयारी करो। और मेरे बड़े ब्रदर थे, वो डेंटिस्ट हैं, अभी प्लानिंग में प्रैक्टिस करते हैं। उनको उस वक्त से ही डॉक्टर कहना शुरू कर दिया था और हम साथ में फिर सब लोग ही पढ़े, तो मेडिकल की तरफ जो है जो रुझान हो गया। सर, किसान परिवार से हैं आप, किसने मोटिवेट किया था सबसे ज़्यादा कि इस फील्ड में जाना चाहिए, या डॉक्टर फील्ड में जाके आप इस मेडिकल प्रोफेशन में आके ज़्यादा सेवा कर पाएंगे? वो कौन मोटिवेटर कौन थे एक्चुअल में? फादर थे, भाई थे, या कौन थे परिवार? नहीं, मेरे पिताजी ही थे सबसे बड़े मोटिवेटर। उनको ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि डॉक्टर बनना चाहिए। कुछ और ऑप्शन होता था तो वो भी घुमा फिरा के डॉक्टरी पे ही ले जाते थे कि आप पहले डॉक्टरी कर लो फिर ये भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपकी वाइफ भी आपके साथ सपोर्ट करती हैं, वो भी डॉक्टर हैं। तो पिताजी ने शुरुआत करवाई थी और अब आपकी जोड़ी मिलके बहुत ही अच्छी सर्विस डिलीवर आप लोग कर पा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे हम साथ में भी हैं। मेरे जो ब्रदर हैं, छोटे ब्रदर डॉक्टर राजवीर, हम स्कूल में भी साथ में ही थे और हम साथ में ही हमारा सिलेक्शन हो गया और हॉस्पिटल में भी हम लोग साथ में ही हैं। और फिर वाइफ जो है, शादी के बाद में वाइफ भी डॉक्टर हैं, तो हमारी एक जो है एक अच्छी टीम बन गई और दोस्त लोगों ने मिलके और एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने खड़ा कर लिया। दाना शिवम हॉस्पिटल काफ़ी मशहूर है, पूरे राजस्थान में आपके हॉस्पिटल का अच्छा खासा नाम है। तो ये ब्रांड बिल्डिंग, आप यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, ये जर्नी जब शुरुआत हुई तो क्या सोचा था कि एक हॉस्पिटल बनाएंगे और इतने लोगों की सेवा आप कर पाएंगे? नहीं, शुरुआत में ऐसे नहीं लगता था। शुरू में जब पढ़ाई करते थे तब भी शुरू में ऐसे लगता था कि एमबीबीएस करके पीजी कर लो, कंसल्टेंट बन जाएंगे। फिर पीजी करते करते ये लगा कि नहीं यार, कुछ और पढ़ाई करेंगे। फिर हमने जो है डीएम की पढ़ाई, जो डॉक्टरेट है, पीएचडी है मेडिसिन के अंदर, वो पढ़ाई की कार्डियोलॉजी के अंदर। उसके बाद में ऐसे लगता था कि यार अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएं। और फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार, सेंटर डाल लेते हैं। और फिर सेंटर भी डाला, फिर ऐसे लगा कि नहीं, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। तो हमने फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल बन गया। कार्डियोलॉजी में आपने बहुत नाम कमाया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सेवा कर पा रहे हैं लोगों की। क्या कहना चाहेंगे कि ये कार्डियोलॉजी के जो इश्यूज़ आते हैं, तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, ये समस्याएं कैसे जनरेट हो जाती हैं? उनके लिए क्या करना चाहिए? वो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं तो क्या कारण होते हैं यहाँ तक पहुँचने के? देखो, कार्डियक में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हार्ट पे इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे एक तो आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है, शुगर का लेवल है, या आपका जो कोलेस्ट्रॉल में डिरेंजमेंट है,
ये कुछ चीज़ें हैं, ये एज दर एज आपको इफ़ेक्ट करती रहेंगी और कुछ कोलेस्ट्रॉल फिर जमा होना शुरू हो जाता है। स्मोकिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है उसके अंदर। तो ये चीज़ें हमें कंट्रोल रखनी चाहिए, खासकर उस आदमी को जिसको पहले से ही फैमिली हिस्ट्री है, या जैसे ओबेसिटी भी हो गई और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो बाकी चीज़ें भी, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, सब चीज़ें कंट्रोल में रखनी चाहिए ताकि ये नौबत इतनी जल्दी नहीं आए। जैसे हार्ट अटैक आते हैं लोगों के, तो क्या क्या रीजंस होते हैं? जैसे मोटापा एक रीज़न होता है, या जैसे आपने बताया कि ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो भी असर डालते हैं, तो इस बारे में कुछ बताएंगे? देखो, जैसे हार्ट अटैक आते हैं, एक तो जेनेटिक का इफेक्ट भी होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, मान लो फादर मदर को हार्ट अटैक हुआ है, तो आपके भी संभावना है कि हार्ट अटैक आ जाए और कुछ जल्दी उम्र में आ जाए। इसके अलावा स्मोकिंग एक बड़ा फैक्टर है। जो फ्राइड फूड अपन खाते हैं, जो शुगर अगर ज़्यादा खाते हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करती हैं ऐसी चीज़ें, मोटापा भी डिस्टर्ब करता है। फिज़िकल इनएक्टिविटी भी जो है वो अफेक्ट करती है। पहले फिज़िकल एक्टिविटी बहुत होती थी क्योंकि फील्ड में काम होता था। अभी लग्जरी बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, फिज़िकल इनएक्टिविटी ज़्यादा हो गई हैं, तो ये चीज़ भी अफेक्ट करती है। आदमी अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी और ब्लड प्रेशर का लेवल भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। खान पान में क्या चीज़ बदलाव आ गए हैं? क्योंकि पहले वाली जनरेशन में अटैक इतने नहीं आते थे जितने जिस तरफ जनता भी बढ़ रही है और अटैक भी बढ़ने लगे हैं। प्रोसेस फूड है या और कोई चीज़ें जो क्या क्या असर डालते हैं? देखो, खान पान में मोटा मोटा तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा नमक है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, फ्राइड फूड ज़्यादा है। जो वेस्टर्न स्टाइल की जो डाइट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ भी है और नमक भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें ब्लड प्रेशर भी बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब करते हैं, ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, लीवर को भी अफेक्ट करते हैं, तो किडनी को भी अफेक्ट करते हैं। जो पहले इंडियन जो क्लासिकल खाना था जिसमें हम होल ग्रेन फूड लेते थे, सीधा हम अनाज से खाना तैयार करते थे और उसके प्रोसेसिंग कम से कम होती थी और हरी सब्जियां भी खूब खाते थे। हाँ, मीठा तो हम पहले से ही ज़्यादा खाते थे, बट बाकी चीज़ें हम कम खाते थे। तो ये पहले वाला जो हमारा जो डाइटरी बेनिफिट था हमें था, अभी जो हम धीरे धीरे लूज़ कर रहे हैं ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा शहरी बनने के चक्कर में। अपने गाँव में पहले बाजरा खाया जाता था, मूंग मोठ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था, अब ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लोगों ने गेहूं को फॉलो किया। कई स्टडीज़ में आया कि गेहूं भी कई जगह नुकसान करता है, शुगर लेवल भी बढ़ाता है। ये सब के बारे में खान पान में क्या कहना चाहेंगे? जैसे खाने में जो बेसिक अपना जो खाना होता है जिसमें कि बाजरा, गेहूं, चावल अपन देखते हैं, मक्का देखते हैं, या जो है, तो इसमें अच्छे खाने में मक्का, बाजरा, जो ये अच्छे अनाज में आते हैं। इससे कुछ कम आएगा गेहूं, उससे कुछ कम आएगा चावल। इसलिए ये जो पुराने ट्रेडिशनल फूड है हमें वापस फॉलो कर देना चाहिए और उसकी तरफ जाना चाहिए जहाँ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा आती है, जिसमें अपन देखते हैं कि कैल्शियम किस में है, विटामिन किस में ज़्यादा हैं, किसके अंदर ऑयल ज़्यादा अच्छा है, तो ये ज़्यादा अच्छे फूड हैं। सर, दिल के मरीजों के लिए तेल, जो खाने का तेल होता है, वो कितना इम्पैक्ट डालता है? क्योंकि जैसे कच्ची घानी का तेल होता है वो खाना काफ़ी बेटर माना जाता है, और जो तेल आ रहे हैं बाज़ार में, उस बारे में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिन पे ऑयल, हैवी ऑयल के जो इम्पैक्ट हैं वो हार्ट को असर करते होंगे। हाँ, ऑयल जो क्या होता है कि जैसे अगर ये जैसे वनस्पति घी है तो उसमें ट्रांसफैट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको इतना डिरेंज करते हैं कि वो जमना जल्दी शुरू हो जाता है। इसलिए जो नेचुरल जो खाना है, जैसे मूंगफली का तेल है फॉर एग्जांपल, या सरसों का तेल है, या तिल का तेल है, अभी आप देखते हैं तो वो बहुत अच्छे तेलों में से होते हैं और वो भी आप कच्ची घानी के होने चाहिए। जैसे जो रिफाइंड तेल होता है, उसको रिफाइंड तेल के साथ में दो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान करती है। एक तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है जिससे उससे न्यूट्रिएंट डैमेज हो जाते हैं। सेकंड चीज़ होता है कि उसको एसिड से ट्रीट किया जाता है। अगर एसिड से ट्रीट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ एसिड उसके अंदर रह जाता है जो पैकिंग होती है और वो शरीर को डैमेज करता है। तो तेल, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कच्ची घानी वाला होना चाहिए और अपना जो मिलता है लोकल एरिया में, मूंगफली है, सरसों है, तिल का है, वो सबसे बेस्ट है। सोयाबीन भी इंडिया में बहुत प्रोड्यूस होता है, तो ये अच्छे तेलों में से आते हैं। कुछ तेल ऐसे हैं जैसे हम ये देखते हैं कि साहब ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल बेसिकली हम एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, हमने सब्जी में बना के डाल लिया। ऑलिव ऑयल की जो बेसिक नेचर है कि ऑलिव ऑयल को कच्चा ही खाया जाता है, उसको गर्म करके नहीं खाया जाता। तो मेरे हिसाब से तेल के मामले में आप जो हैं डॉक्टर हैं या हेल्थ एक्सपर्ट की या डाइटिशियन की एडवाइस लें और ये न्यूज़ जो भी ऐड आता है उसके
तेल के मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और अभी जो फिलहाल अपना जो एक चीज़ और आ गया कि वेस्टर्न फूड के साथ में चाइनीज़ फूड और होता है, हालांकि दिल पे नुकसान का इतना ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, बट वो पेट को नुकसान करती हैं कुछ चीज़ें, तो उनके बारे में अपना ट्रेडिशनल फूड ओवरऑल एनालिसिस के बाद में लगता है कि अपना ट्रेडिशनल फूड है वो सब बहुत ही अच्छा फूड है। पुराना खाना, बाजरे की रोटी और घी, जो मक्खन होता था, ये सब चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं। बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेटर है। सर, ये जो पिज्ज़ा बर्गर का ट्रेंड चल रहा है वो भी मेरे ख्याल से हार्ट पेशेंट्स को बढ़ाने में या इम्पैक्ट करता है। पिज़्ज़ा बर्गर क्या होता है कि जैसे उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, उसी तरह से जैसे चीज़ वगैरह से इन चीज़ों से तैयार होता है, तो उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। आपके यहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं, अटैक उनको आता है, तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? आप लोग कैसे उस पर वर्किंग करते हैं, कैसे उसको सर्विस डिलीवर कर पाते हैं, कैसे क्योर कैसे करते हैं? देखो, अटैक के मामले में जो होता है, हार्ट अटैक जैसे होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है टाइमिंग, कि अटैक पेशेंट को आया, आपने विद इन टाइम उसको इलाज कर लिया। अगर जैसे ही हमारे पास आता है तो हमारे पास हमारी इमरजेंसी में जो पर्टिकुलर है, जो इनिशियल इसेंशियल दवाई है, हम सब उसको देते हैं, और उसी वक्त हम जो कैथ लैब है उसमें हम बुक करते हैं कि भाई नेक्स्ट पेशेंट कैथ लैब में यही जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे हम डोर टू बैलून टाइम बोलते हैं, अगर आपको एंजियोप्लास्टी करनी है, पेशेंट को अगर स्टेंट डालना है, तो डोर टू बैलून टाइम है, वो जितना कम होगा उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा है। इसलिए हम कैथ लैब की जो टेबल है उसके लिए रिजर्व करते हैं उसी वक्त कि भाई नेक्स्ट पेशेंट ये लेंगे, ज़रूरी दवाई दी, पेशेंट को दवाई देते ही प्रिपेयर किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भेजी और टेबल पे ले लिया, और हम उसकी आर्टरी को जो भी प्रोसीजर होता है, भाई यहाँ जो हाथ की आर्टरी से करते हैं जिसको रेडियल प्रोसीजर बोलते हैं हम लोग, 90% केसेस हम उसी से करते हैं, जिससे पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है और जो चीज़ें जो हैं वो फास्ट भी होती हैं, तो उससे करते हैं। और जितना जल्दी आर्टरी को आप खोल सकते हो उतना ही पेशेंट को फ़ायदा होगा और उतना ही उसके हार्ट को हम बचा सकते हैं कि हार्ट डैमेज नहीं हो। हार्ट अटैक के पेशेंट्स के मामले में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कॉमन मिस्टेक है, जो हम उसको ये टेक इट इजी बोल दो या इग्नोर कर लो, कि यहाँ बोल दो कि साहब गैस्ट्राइटिस का दर्द था, 3 दिन से मुझे चल रहा था। इसका नुकसान सिर्फ पेशेंट को होता है और किसी को नहीं होता, कि 3 दिन से हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ईसीजी बहुत छोटी जांच है, छोटी छोटी जगह अवेलेबल है। अगर आपको किसी को लग रहा है कि मुझे पेट का ही दर्द है तो भी आप ईसीजी करवा सकते हैं। ईसीजी में आ जाएगा, टाइम से पकड़ में आ जाएगा, तो मायोकार्डियम कई बार क्या होता है वो इतना डैमेज हो जाता है कि आदमी को बाद में धीरे धीरे बैठे बैठे या चलने पे, हल्का फुल्का चलने पे भी सांस फूलने लग जाता है। तो टाइम का पेशेंट या रिलेटिव अगर ध्यान रखेंगे तो उसका फ़ायदा पेशेंट को मिलेगा। राजस्थान से अलग अलग जगह से हार्ट पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो वहाँ से यहाँ पहुँचने में भी कई बार समय लग जाता होगा, कई बार रेफ़र किए जाते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या ध्यान रखें, यहाँ तक आने तक क्या ध्यान रखें, और ओवरऑल वो क्या ध्यान रखें अगर ऐसी कोई समस्या आती है? देखो, ऐसी समस्या आती है जहाँ पे भी अटैक पड़ता है, पास में जो भी फिजिशियन है या जो भी डॉक्टर हैं हार्ट अटैक से संबंधित, चाहे वहाँ पे कम ही दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो भी दवाई अवेलेबल हो आप वहाँ पे ले लो। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब मैं बड़े सेंटर पे जाके ही दवाई लूँगा। सीधा वहाँ पे फिजिशियन है, कुछ ब्लड थिनर्स टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शन्स भी हैं तो मिल जाते हैं, कुछ थक्का घोलने वाले इंजेक्शन भी हैं, वो थोड़ा सा टाउन लेवल पे आपको मिल जाएंगे, तो वो ले लेने चाहिए। क्योंकि वो अगर जितना भी है, कई बार अधिकतर टाइम अटैक पड़ता है, आर्टरी जो होती है, जो नाड़ी होती है, वो 99% 100% बंद होती है। तो 99% होती है तो कई बार वो रुक जाती है। हो सकता है वो यहाँ आते आते 95% मिले तो रास्ता खुल गया तो डैमेज बच जाता है। कई बार 100% में भी वो थक्का घोलने वाली अगर दवाई वहाँ पे मिल गई और आपने लगवा ली तो रास्ता खुल जाता है, तो बचाव हो जाता है। जो दिल डैमेज हो रहा है उसमें आप बचाव कर सकते हो। ऐसे कोई टेस्ट जो आप तक आने तक या फिर आपके आने के बाद आप जिनको करवाते हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ ब्लॉकेज है, या वो ऐसे बेसिक चीज़ें क्या हैं, टेस्ट से कैसे आप आइडेंटिफाई? बेसिक चीज़ें जो पेरिफेरी में हम तो क्या होता है, जैसे ईसीजी से शुरू होता है हमारा, उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो ये है कि जो अटैक पड़ा है वो कितना, उसका असर कितना है। दूसरा अदर कंडीशंस कैसी हैं, जैसे ईसीजी हमने की, हमने दिल का इको किया और फिर हमने एंजियोग्राफी की। ईसीजी से पता चलेगा कि अटैक अगर ईसीजी में आ गया तो अटैक का पता लग जाता है। फिर इको में अगर दिल डैमेज होता है तो इको में पता लग जाता है। आर्टरी में एग्जैक्टली है क्या, नाड़ी कितनी % ब्लॉक है, वो एंजियोग्राफी में पता चल जाता है। दूसरी चीज़ें होती हैं कि पेशेंट को साथ में और बीमारी तो नहीं है, जैसे उसका शुगर कितना है, उसका क्रिएटिनिन है, किडनी पे कोई असर तो नहीं है, उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल क्या है, दूसरी उसका खून की मात्रा कितनी है शरीर में। तो ये जांचें, जो अदर जांचें कि और कोई सिस्टम में तो गड़बड़ नहीं है, वो जांचें साथ के साथ करते हैं।
क्योंकि ट्रीटमेंट पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का, और थोड़ा बहुत प्रोसीजर में भी असर पड़ता है कि किडनी गड़बड़ है तो एंजियोग्राफी के टाइम में डाई दी जाती है, तो आप उसको कंट्रोल करो ताकि किडनी डैमेज आगे नहीं बढ़े। और कुछ चीज़ों पे ध्यान रख, कई बार पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है तो उसको यूजुअली जो IV फ्लूइड देते हैं, नॉर्मल सलाइन वो भी देते हैं ताकि BP उसका ठीक हो जाए प्रोसीजर करने तक, ताकि किडनी पे असर नहीं जाए। आपके फील्ड के मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स को साथ लेके काफ़ी उनको सपोर्ट भी करते हैं, साथ लेके सबको चलते हैं। जितना हम लोगों ने देखा है कि आप एक सपोर्टिव बिहेवियर में सब लोगों को ट्रीट भी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे? मेडिकल प्रोफेशन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर कोई अनड्यू रेगुलेशंस आ गया उनके ऊपर, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए वो इकट्ठे नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा कि भी जो योजना है, पहले भामाशाह थी, अभी चिरंजीवी योजना है, जनता के लिए डेफिनेटली नो डाउट ये अच्छी योजना है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए खासकर इसने एक दुविधा खड़ी कर दी है, क्योंकि कुछ पैकेज वायबल ही नहीं है। वायबल इन द सेंस पेशेंट में खर्च होता है 2x और पैकेज बना रखा है गवर्नमेंट ने 1x का, वो भी पता चला कि आपको 15 दिन बाद में मिलने का गवर्नमेंट लिख के देती है और आपको मिलेगा 45 दिन से 90 दिन के बाद में। तो ये बड़ी दुविधा है, इससे पेशेंट की ही असुविधा होती है। तो ये मैं चाहूँगा कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो एकजुट हों। हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल की एसोसिएशन है, उपचार करके एसोसिएशन है, जिसकी स्टेट वर्किंग कमेटी में मैं भी हूँ। कई बार हमने चेताया भी है, कई बार हमने अधिकारियों के भी इस बारे में बात की है कि साहब इसके बारे में थोड़ा गौर कीजिए। अधिकारियों ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए काफ़ी कुछ पैकेज जो हैं वो सुधार किए हैं। अब इस योजना में कुछ पैकेजेस और सुधार करने की ज़रूरत है और इसको और व्यवहारिक बनाने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी में पेशेंट आ जाएगा तो कैसे उसको करना चाहिए। इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं, पेशेंट को ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ता। तो वैसे भी क्योंकि अधिकतर में ये होता है कि आप 24 घंटे उसको एडमिट करो। कई बार ये होता है कि साहब एक ऑपरेशन करो तो यूजुअली ऑपरेशन में पेशेंट में 3-4 दिन डिस्चार्ज हो जाता है, बट कई बार पेशेंट पता चला महीने भर भी रह गया। तो उसमें पैकेज थोड़ा व्यवहारिक कर देंगे तो आम जनता भी ठीक रहेगी, और डॉक्टर्स अगर इकट्ठे होकर अपनी मांग उठाएंगे तो अधिकारी भी डेफिनेटली सुनेंगे, क्योंकि हमने पिछले भी एग्जाम्पल में देखा है, कुछ हमने आवाज़ उठाई है तो उन्होंने सुनी है इस चीज़ को। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील गरसा जी, जो कि मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। दिल को लेके, दिल की सेहत को लेके बहुत ही सुलझे हुए तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत इनका नाम है। हम लोग आपको ऐसे ही डॉक्टर से लगातार मिलाते रहेंगे। हेल्थ TV पर आप लगातार बने रहिए, आपको ऐसे ही डॉक्टर से एक के बाद एक रूबरू करवाते रहेंगे हम लोग, हमारी टीम आपको रूबरू कराती रहेगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।